जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर को एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के इस लेक्चर में बच्चों जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है क्या, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। यहां पर बेटा हम बेसिकली ये देखेंगे कि जब किसी आवेश के आसपास बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं तो उस पर लगने वाला परिणामी बल, परिणामी स्थिर वैद्युत बल कैसे हम निकालेंगे, उसका मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, इस टॉपिक में इसी की हम बात करेंगे। लेकिन बच्चों इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो यहां से थ्योरी आपको किसी एग्जाम में आए ये संभावना बहुत कम है, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत ज्यादा बेटा अलग अलग एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। आप चाहे नीट की बात करें, जेडब्ल्यू मेंस की बात करें, इवन बोर्ड परीक्षा में भी इसके न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज पहले हम थ्योरी कवर करेंगे बेटा, फिर उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल अलग अलग वैरायटी के वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम ये चीज देखते हैं कि अगर कोई दो आवेश है हमारे पास, मान के चलो एक ये Q1 आवेश है और इससे बेटा कुछ r दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों, r दूरी पर एक दूसरा आवेश रखा हुआ है Q2। तो दोनों धन आवेश हैं, मतलब इनके बीच में स्थिर वैद्युत बल कौन सा होगा बच्चों, प्रतिकर्षण वाला होगा। और Q2 के कारण Q1 पर बल लगेगा इस तरफ और Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा इस तरफ। ये सारी बातें हम पहले भी करते आ रहे हैं। इस बल को बच्चों हम क्या बोलते थे, F12। और ये कितना होता है ये कूलाम का नियम ने हमें बता चुका है। अगर इनके बीच की दूरी r है तो ये होता है बेटा K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ठीक है। अब Q2 पर लगने वाला जो बल है बच्चों उसे हम बोलते हैं F21 और ये कितना होता है, इतना ही होता है जितना बल पहला आवेश दूसरे पर लगाता है उतना ही बल दूसरा आवेश पहले पर लगाता है। तो ये भी होगा बेटा कितना, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हमने कूलाम का नियम से समझ रखे हैं। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि मान लो इन दोनों आवेशों से कुछ दूरी पर इनके आसपास कोई तीसरा आवेश आ गया Q3। ठीक है बेटा, Q3 आवेश आ गया तो इस Q3 आवेश के आने से इनके बीच लगने वाला जो बल था बेटा उसमें क्या परिवर्तन आएगा। तो मैं बड़े आसानी से बोल सकता हूं कि सर इस Q3 के आने से इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे बेटा दो लोगों के बीच में कोई तीसरा शख्स अगर आ जाता है तो उनके बीच में इक्वेशन बिगड़ जाती है, मतलब या तो झगड़े होने लगते हैं, मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी था वो बेटा परिवर्तित हो जाता है। दो के बीच में अगर कोई तीसरा, कबाब में अगर हड्डी आ जाए तो क्या होता है बच्चों, वहां पर इक्वेशन बदल जाते हैं। लेकिन आवेशों में ऐसा नहीं होता। अगर दो आवेशों के बीच में कोई तीसरा आवेश आ भी गया तो इससे इनके बीच लगने वाला जो बल है बेटा वो उतना ही रहेगा। इसके आने से इनके बीच के बल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस बात को हम पहले थियोरेटिकली लिख लेते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोल रहे हैं हम, किन्हीं दो आवेशों, किन्हीं दो आवेशों के समीप या बेटा निकट या पास, जो भी लिखना हो आपको लिख सकते हैं, निकट किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति से, किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति से, उपस्थिति से क्या होगा बच्चों, उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल कैसा रहेगा बेटा, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो ये एक बात है, छोटी सी बात। अभी बेटा ये अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं है, बस ये तो एक लॉजिक है जो हमें कहीं कहीं काम पड़ेगा कि जब दो कोई आवेश है उनके करीब में बेटा कोई तीसरा आवेश अगर आ जाए तो उन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा था वो उतना ही रहेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब लेकिन बेटा बिल्कुल ये बात तो सत्य है कि इन पर जो बल एक दूसरे के कारण लग रहा था वो नहीं बदलेगा, लेकिन बच्चों इन पर लगने वाला परिणामी बल बदल जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा मैं पहले
ये यहां पर थोड़ी सी साफ सफाई कर लूं ताकि हमें देखने में सब चीजें अच्छी लगे। यहां पर बेटा Q2 के कारण जो बल लग रहा था वो क्या था, वेक्टर F12 लिख रहे थे हम Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, और ये था बेटा क्या, वेक्टर F21। ये बात तो हम लोग पहले से जानते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों कि जब भाई साहब ये तीसरा आवेश Q3 आया है तो ये Q3 भी धनात्मक है, तो ये Q1 पर भी कुछ ना कुछ बल लगाएगा और Q2 पर भी कुछ ना कुछ स्थिर वैद्युत बल लगाएगा। अब बेटा ये भी धन है ये भी धन है, तो इनके बीच में होगा प्रतिकर्षण, यानी कि ये Q3 Q1 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और बल बेटा जिस जिस लाइन के द्वारा, जिस रेखा के द्वारा ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसी रेखा के अनुदिश हमेशा बल लगता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो Q3 है Q1 को धक्का मारेगा उस तरफ, तो ये जो बल लगेगा बेटा ये हो जाएगा क्या, वेक्टर F13 बोल देंगे हम। 13 क्यों बोल रहे हैं, Q1 पर Q3 के कारण लगने वाला बल। चलिए एक और बात करते हैं, इस Q3 के कारण Q2 पर भी कुछ ना कुछ बल लगेगा बेटा। Q3 के कारण Q2 पर जो बल लगेगा बच्चों, Q3 के कारण Q2 पर बल इस तरफ लगेगा, प्रतिकर्षण बल होगा, और इस प्रतिकर्षण बल को मेरे बच्चे क्या कहेंगे, वेक्टर F23, मतलब Q2 पर Q3 के कारण लगने वाला बल। ठीक है, अब मुझे बोला गया कि सर बताइए Q1 पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा। क्या मैं बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं बेटा। देखो Q1 पर एक बल लग रहा है F12 और एक लग रहा है F13, वेक्टर है बेटा, बल एक सदिश राशि है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बलों को जोड़ देंगे। लेकिन बेटा गवारों की तरह सीधे सीधे मत जोड़ देना, हमें जोड़ना पड़ेगा सदिश रूप में। सदिशों का जोड़ना घटाना हमसे आता है, 11वीं में हमने सीख रखे हैं। तो देखो बेटा क्या होगा, F12 और 13 का जो परिणामी बल होगा, मतलब इनको जोड़ने से जो परिणामी बल प्राप्त होगा वो कुछ इधर होगा। ठीक है, और यही होगा क्या, F नेट, मतलब इस पर लगने वाला नेट बल, यानी कि बेटा परिणामी बल। ये जो F नेट है इसको हम कैसे निकालेंगे बेटा, Q1 पर लगने वाला परिणामी बल बराबर क्या, वेक्टोरियली, मतलब बेटा सदिश रूप में जोड़ेंगे किसके, इसको, इस पर जितने बल लग रहे थे, मतलब F12 धन F13। यही है बेटा आपका क्या, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब यह क्या कहता है, किसी आवेश पर किसी आवेश पर अनेक आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल का सदिश योगफल के बराबर होता है। फिर से सुने बेटा, देखो एक बार फिर देखते हैं, ये Q2 पर देखते हैं हम, Q2 पर क्या क्या लग रहा है, F12 और F23, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो परिणामी बल बेटा यहां आएगा, मान लो ये कितना आएगा, ये F नेट कहलाएगा बेटा, यही क्या कहलाएगा आपका, F नेट। तो हम बोल देंगे कि ये जो F नेट है ये कितना होगा, नेट मतलब बेटा परिणामी बल कितना होगा, दोनों बलों को वेक्टोरियली, मतलब बेटा सदिश रूप में हम जोड़ देंगे, दोनों बलों को सदिश रूप में जोड़ देंगे, यही क्या कहलाएगा, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो चलिए बेटा हेडिंग डाल लीजिए, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। थ्योरी हम लिख लेते हैं पहले कि किसी आवेश पर उसके आसपास आसपास रखे हुए अनेक आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी स्थिर वैद्युत बल लिखे बेटा, या सीधे हम परिणामी बल भी लिख सकते हैं, लगने वाला परिणामी बल प्रत्येक आवेश के कारण
लगने वाले बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। सदिश योगफल के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, और इसे ही हम कहते हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं बेटा, एक बार और समझ लेते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। मान के चलो यहां रखा हुआ है एक Q आवेश, ठीक है, और इसके आसपास बहुत सारे बिंदु आवेश। पहली बात तो बेटा मैंने पहले भी आपको बता रखा हूं, पूरे अध्याय में हम केवल और केवल बिंदु आवेश की बात करेंगे, है ना। तो बहुत सारे बिंदु आवेश है, मान लो ये Q1 है, ये है बेटा Q2, ये है मान लो Q3, ये हो गया आपका Q4 और ये Q5। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो कैपिटल Q आवेश है, इस पर लगने वाला परिणामी बल बताइए। बता देंगे बेटा, आप सोचिए Q1 से इस Q की कुछ दूरी है, और बेटा इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश क्या लग रहा होगा, एक बल लग रहा होगा। कितना बल है, मान लो बेटा इसको मैं फिलहाल बोल दे रहा हूं F1। क्या बोल दे रहा हूं इसको, F1। ऐसे ही बेटा Q2 है, और Q2 से की कुछ ना कुछ दूरी है, और इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एक बल लग रहा होगा, और इस बल को बच्चों हमने बोल दिया मान लो F2। ठीक है, ऐसे ही Q3 है, और Q3 से इसकी कुछ ना कुछ दूरी है बेटा, कुछ ना कुछ दूरी है Q3 की, और इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इस पर भी एक बल लग रहा होगा, और ये बल है बच्चों कितना, मान लो F3। मतलब सारे आवेशों के कारण अलग अलग बल लग रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से बेटा हम चाहे तो ऐसा भी बोल सकते Q4 के कारण भी कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा। ये बल हमने मान लिया बेटा कितना है, F4। ठीक है, ऐसे ही Q5 है, और Q5 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एक बल। देखो सभी धन आवेश है, तो सारे बल कौन से हैं बेटा, प्रतिकर्षण बल है ना, कोई भी बल आकर्षण बल नहीं है, सारे बल प्रतिकर्षण बल है, और ये बल है मान लो बेटा F5। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे F नेट बराबर, कैसे निकालेंगे, इनको वेक्टोरियली जोड़ेंगे बेटा, मतलब सारे बलों का सदिश योगफल करेंगे। ध्यान रखना बेटा, सीधे सीधे मत जोड़ देना, सदिशों का जोड़ना अलग तरीके से होता है। F4 धन F5, तो यही बात तो हमने क्या बोले हैं, इसे ही हम कहते हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब बेटा किसी आवेश पर उसके समीप स्थित अनेक आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब बच्चों सदिश में हमने योगफल के लिए कुछ कुछ पढ़ रखा, आई होप आपको आता होगा। ये वेक्टर ए वेक्टर बी के लिए परिमाण के लिए सदिशों के योगफल के परिमाण के लिए सूत्र हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों, आपको याद होगा, करनी के अंदर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab cos थीटा, ये सूत्र होता है दो सदिशों के योगफल का। इसको हम परिणामी सदिश भी कहते हैं, है ना, परिणामी सदिश, यानी कि बेटा दो सदिशों का योगफल कैसे निकालते हैं, ये सूत्र है करनी के अंदर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab cos थीटा। आई होप बेटा आपको ये आता होगा। cos थीटा के मान थीटा अलग अलग होगा, 0 होगा या 30 होगा या बेटा 120 होगा, 60 होगा, 45 होगा, 90 होगा, तो उनके मान हमें पता है पहले से। ठीक है, तो ये हो गया आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब एक और बात मैं पहले बता दूं आपको, फिर हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। अगली बात जो मैं करने जा रहा हूं बेटा, वो है क्या, आवेश का संतुलन। आवेश का संतुलन, संतुलन बेटा इसे अंग्रेजी में इक्विलिब्रियम कहते हैं। आवेश का संतुलन है, यानी कि कोई आवेश संतुलन अवस्था में है या नहीं है, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो अगर किसी भी आवेश की संतुलन अवस्था हमें बतानी है, हमें पता लगाना है कि कोई भी आवेश संतुलन में है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि आवेश पर
अगर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल, मतलब बेटा सभी बलों का परिणामी अगर शून्य आता है, यानी किसी आवेश पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल, या सीधे बोलो किसी आवेश पर परिणामी बल शून्य होता है, तो उसे हम कहते हैं कि वह संतुलन में है। सुनना कैसे, जैसे मतलब मान के चलो बेटा, एक कोई आवेश है, ये आपका कैपिटल क्यू, ठीक है, ये कुछ ए दूरी पर इतनी दूरी पर बेटा, ए दूरी पर एक प्लस क्यू आवेश से ए दूरी पर रखा है, और जबकि दूसरे प्लस क्यू आवेश जो कि फिर से ए दूरी पर है, यहां से भी उतनी ही दूरी पर रखा गया है। सुनना ध्यान से, ये प्लस क्यू आवेश है, इससे ए दूरी पर एक आवेश है, और ये प्लस क्यू आवेश है, इससे ए दूरी पर यह आवेश है। मैं बताना चाह रहा हूं कि कैपिटल क्यू संतुलन में है या नहीं, ये बताना चाह रहा हूं। चलो बेटा चेक करते हैं, है या नहीं देख लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, अगर मुझे चेक करना है, सबसे पहले मुझे देखना होगा कि इस प्लस क्यू के कारण इस क्यू पर बल किस तरफ लगेगा बेटा, इस तरफ लगेगा ना। क्या बोल रहा हूं मैं, इस प्लस क्यू के कारण इस क्यू पर बल इस तरफ लगेगा, और जबकि इस प्लस क्यू के कारण इस क्यू पर बल इस तरफ लगेगा, यानी कि बलों की दिशाएं तो विपरीत है सर। काश ये बल बराबर हो जाएं। अगर एक वस्तु पर मैं एक आवेश पर बल इस तरफ जितना लगा रहा हूं उतने ही इस तरफ, मतलब बेटा जितनी ताकत से इधर खींच रहा हूं उतनी ताकत से इधर। जैसे मान लो एक कार है, दो लोग आगे की तरफ धकेल रहे हैं और उतनी ही ताकत से दो लोग पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, तो परिणामी बल कितना हुआ, शून्य हुआ। कार कहीं आगे नहीं बढ़ेगी, विस्थापन नहीं होगा कार में। तो वैसे ही बेटा ये प्लस क्यू धकेल रहा है इस तरफ और ये प्लस क्यू धकेल रहा है इस तरफ, अगर बराबर बल से धकेलेंगे तो हम बोल देंगे कि ये क्यू कहीं नहीं जाएगा, ये अपनी जगह में ही रहेगा। तो बेटा देखते हैं क्या इनके बीच का बल कितना होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इसके कारण इस पर लगने वाला बल F1 है, तो बेटा F1 कितना होगा, हमने पढ़ा है K Q1 कैपिटल Q Q2 स्मॉल q बटे R, मतलब बेटा A का स्क्वायर। और ऐसे ही इस प्लस Q के कारण इस Q पर लगने वाला बल F2 है, और ये F2 कितना होगा बेटा, K QQ बाय R, A स्क्वायर, R की जगह A है बेटा। तो देखो दोनों बल बराबर है यार, तो F1 और F2 बराबर है और विपरीत है। समझ के देखो बेटा, कोई आवेश है, जितना बल राइट हैंड में लग रहा है उतना ही बल लेफ्ट हैंड में लग रहा है, तो परिणामी बल कितना कहलाएगा, यहां पर सर परिणामी बल यानी कि F नेट रिजल्टिंग वेक्टर, यानी कि बेटा परिणामी सदिश, परिणामी बल कितना होगा सर, शून्य होगा। कितना होगा बच्चों, शून्य होगा। और अगर परिणामी बल शून्य है तो ये जो Q आवेश है ये कहां जाएगा बेटा, किस तरफ जाएगा सर, कहीं नहीं जाएगा। क्यों, जितनी ताकत से इधर खिंच रहा है उतनी ही ताकत से उधर खिंच रहा है, तो बेटा क्या हुआ, वो अपनी जगह में स्थिर रहेगा। तो अगर परिणामी बल शून्य है तो समझ जाओ हम बोलेंगे कि ये संतुलन की स्थिति में है। और अगर बच्चों परिणामी बल शून्य नहीं है तो संतुलन में नहीं कहलाएगा। तो अगर मैं आवेश का संतुलन देखना चाहता हूं बेटा, तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि यदि किसी आवेश पर किसी आवेश यदि किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल कितना हो बेटा, शून्य हो तो वह संतुलन स्थिति में कहलाता है। संतुलन स्थिति में कहलाता है। अब देखिए संतुलन तो है बेटा, अब संतुलन दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थायी संतुलन और एक होता है बेटा अस्थायी संतुलन, है ना। यानी कि जो संतुलन है आवेश का, संतुलन जो है बच्चों आवेश का, ये दो प्रकार का होगा। एक होगा आपका स्थायी संतुलन और दूसरा होगा बच्चों कैसा, अस्थायी संतुलन।
तो कब स्थायी संतुलन कहलाएगा और कब अस्थायी संतुलन कहलाएगा, यह भी हमें पता होना चाहिए। मान लो बच्चों, मैंने किसी आवेश को जो संतुलन की स्थिति में था उसको थोड़ी सी दूरी पर हटाया, थोड़ी सी दूरी से हटाया, ठीक है। तो बेटा अगर वो अपनी स्थिति में वापस आ जाए, दूर ना भागे, तो वो कहलाएगा स्थायी संतुलन। अगर मैंने किसी संतुलित आवेश को थोड़ी सी स्थिति से हटाया और बेटा वो भाग गया, मतलब वो वापस अपनी स्थिति में नहीं आया, तो हम बोलेंगे क्या कि वह अस्थायी संतुलन में था। अस्थायी मतलब बेटा उस समय था संतुलन में, लेकिन आपने थोड़ा भी डिस्टर्ब करे तो वो संतुलन से हट जाएगा। और स्थायी संतुलन मतलब आज भी संतुलित है, और अगर आप धोखे से उसको इधर उधर कर भी दे तो वो फिर से संतुलित हो जाएगा। देखिए बात को समझिए, जैसे बेटा उदाहरण से समझाता हूं मैं ताकि आपको बढ़िया से पहले सब कुछ समझ में आ जाए। जैसे ये Q आवेश है मान लो, और इससे A दूरी पर हमने पहले भी रखा था, थोड़ा दूर दूर रखते हैं बेटा ताकि देखने में अच्छे से समझ में आए। कितनी दूरी पर बच्चों, A दूरी पर एक और आवेश रखा हुआ है +Q, और जबकि बेटा जितनी दूर यहां पर है उतनी ही दूरी पर यहां पर भी उतना ही आवेश रखा हुआ है, कितना बेटा, +Q, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इस रेखा के अनुदिश ये जो Q आवेश है, बताइए संतुलन में है या नहीं, और अगर संतुलन में है तो बेटा स्थायी संतुलन है या अस्थायी संतुलन है। तो चलिए देखेंगे सर अपन। हमने क्या किया बेटा, पहले देखा कि भैया देखो, पहले आप ऐसे नहीं, आप तो सीधे, अब बेटा हर बार सूत्र वूत्र नहीं लिखना है, लॉजिक लगाना भी सीखो। आप ये सोचो अगर इस पर लगने वाले बल समान तथा विपरीत हो, समान तथा विपरीत हो, तो बेटा नेट बल कितना हो जाएगा, परिणामी बल कितना हो जाएगा, 0। और परिणामी बल 0 है मतलब कि ये स्थायी, मतलब कि बेटा ये क्या होगा, संतुलन में होगा। अब स्थायी और अस्थायी तो हम अभी आगे चल के देखेंगे, लेकिन पहले आप समझो, अगर मान के चलो मैं बोलूं कि इस +Q के कारण जो A दूरी पर लगा है बल बेटा यहां लगेगा, मान लो ये बल कितना मान लिया मैंने, F1। इसी +Q, देख बेटा इस आवेश पर Q के कारण A दूरी से जितना बल लग रहा है, इस Q के कारण A दूरी पर उतना ही बल तो लगेगा, लेकिन विपरीत दिशा में। कैसा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर दो अलग अलग आवेश अलग अलग दिशाओं से बल लगा रहे हैं, विपरीत दिशाओं में रखे हैं और बल लगा रहे हैं, लेकिन अगर वो आवेश बराबर है, कोई भी दो आवेश अगर बराबर है और बेटा उनकी दूरी भी बराबर है, तो उनके कारण बल भी बराबर लगेगा। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से सुने, यदि कोई दो आवेश किसी तीसरे आवेश से बराबर दूरी पर है और साथ ही उनके आवेश भी बराबर है, तो तीसरे आवेश पर दोनों के कारण बल भी समान लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना बल ये +Q इस दिशा में F1 लगा रहा है बेटा, उतना ही बल ये +Q लगाएगा, क्योंकि दूरी भी बराबर है। अगर दूरी कम ज्यादा होती तब फिर बेटा बराबर नहीं होते दोनों बल। तो ये दोनों बल F1 और F2 बराबर एवं विपरीत दिशा में लग रहा है, मतलब हम समझ गए कि सर जितना बल राइट साइड लग रहा है उतना ही बल लेफ्ट साइड, और ये हो गया संतुलन की स्थिति में। लेकिन बच्चों अब ये स्थायी संतुलन है या अस्थायी, ये भी तो हमें चेक करते आना चाहिए। तो इसके लिए चेक करने के लिए हमने एक काम किया, हमने इस बेचारे आवेश को थोड़ी दूर उठा के ले गए। मान के चलो बेटा इस +Q को मैंने इधर कुछ दूरी पर उठा के ले गया। अब आप ये सोचो, क्या ये वापस आएगा या भाग जाएगा, क्या ये वापस आएगा या भाग जाएगा। तो बेटा इस +Q को मान लो मैंने कुछ x दूरी पर उठा के यहां ले आया, इस कैपिटल Q को उठा के मैंने यहां से उठा के यहां रखा। अब बल बेटा क्या बराबर और विपरीत लगेंगे, अभी भी नहीं सर, क्योंकि पहले दूरियां बराबर थी इसलिए बल बराबर और विपरीत लग रहे थे। अब विपरीत तो लगेंगे अभी भी, क्यों, क्योंकि ये +Q लगाएगा उस तरफ, ये +Q लगाएगा इस तरफ, तो विपरीत तो लगेंगे लेकिन बराबर नहीं। क्यों सर, क्योंकि बेटा इस आवेश से ये दूरी अब कम हो चुकी है, इसीलिए ऐसी स्थिति में इस पर जो इस आवेश के कारण, इस +Q के कारण जो बल लगेगा इस तरफ ये ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि ये पास आ गए बेटा और ये तो दूर चले गए बेचारे, तो इसीलिए इस तरफ जो बल लगेगा बेटा वो कम होगा। समझना, इस तरफ जो बल लग रहा है ज्यादा है तो ये +Q भागेगा बेटा, भागेगा और वापस अपनी स्थिति में आके रुक जाएगा। क्यों सर, क्यों रुक जाएगा, क्योंकि वहां आने पर फिर से दोनों बल बराबर हो जाएंगे।
जैसे ही दूरी बराबर हुई बल भी बराबर हो जाएंगे। पहले क्या दूरी घटी, अगर मैंने इसको उठा के इस तरफ लाया मतलब इससे दूरी घटी तो बल बढ़ा, मतलब इस तरफ धक्का ज्यादा लगा, और इस तरफ धक्का ज्यादा लगा तो क्या हुआ सर, इस तरफ धक्का ज्यादा लगा तो ये आवेश उठ के भागा, इस तरफ वापस भागा, और जहां पहले था वहीं वापस आ गया। और अगर बेटा कोई आवेश को मैंने कुछ विस्थापन कराया और वह अपनी अवस्था में वापस लौट गया, अपनी स्थिति में वापस लौट गया, तो हम बोलेंगे कि सर यह संतुलन की स्थिति में है और यह संतुलन स्थायी संतुलन में है। तो लिख लेंगे बेटा दो बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट, यदि किसी आवेश को, यदि किसी, ऐसा नहीं बेटा, यदि संतुलन अवस्था वाले किसी आवेश को, अगर कोई आवेश पहले से संतुलन में है तब, है ना, संतुलन अवस्था वाले किसी आवेश को, किसी आवेश को कुछ दूर विस्थापित किया जाता है, विस्थापित करने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था, मतलब बेटा जहां पहले था अगर वहीं लौट जाए, प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो उसे स्थायी संतुलन में कहा जाता है। तो वह स्थायी संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। और अगर बच्चों वापस ना लौटे तो समझ जाओ कि वह अस्थायी संतुलन में है ना। जबकि यदि वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में वापस ना आकर, और दूर जाने लगता है, और दूर जाने लगता है, तो वह अस्थायी संतुलन में कहलाता है, अस्थायी संतुलन में कहलाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा। अभी तक हमने इस लेक्चर में दो बातें सीखे हैं। पहली बात तो बेटा हमने ये सीखे थे कि किन्हीं दो आवेशों के बीच आसपास तीसरे आवेश के आने पर उनके बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर हमने देखे आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है बेटा, किसी आवेश के आसपास अनेक आवेशों की उपस्थिति से उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल का परिणामी, यानी लगने वाला परिणामी बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। ये था। फिर तीसरी बात हमने क्या सीखी कि यदि किसी आवेश में लगने वाला परिणामी बल शून्य हो जाए तो वह संतुलन की स्थिति में कहलाता है, और अगर उसको थोड़ा सा विस्थापित करने पर वह वापस अपनी अवस्था में आने लगे तो स्थायी संतुलन, और जबकि बच्चों अगर थोड़ा सा विस्थापित करने पर वह वापस ना आकर के और दूर भागने लगे तो अस्थायी संतुलन कहलाएगा। अभी इसके हम बहुत सारे सवाल भी करेंगे, तब और क्लियर हो जाएंगी सारी बातें, है ना। तो ये थी बेटा आज के लेक्चर की थ्योरी। अब हम करते हैं सवाल, और सवालों में आएगा मजा अगर आप खुद से भी
थोड़ा सा ट्राई करेंगे। देखो सवाल पढ़ो, खुद से भी दिमाग लगाओ, है ना, वीडियो को पॉज करके थोड़ा खुद भी सोचो, और नहीं बनता है तो पूरा सॉल्यूशन तो अपन कर ही रहे हैं बेटा। तो चलिए पहला सवाल ये रहा आपके सामने कि भुजा ए के समबाहु त्रिभुज के, मतलब बेटा एक समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा हमको जिसके भुजा की लंबाई कितनी है ए। समबाहु मतलब बेटा तीनों भुजाएं बराबर है ए लंबाई की, तीन कोनों ए बी सी पर क्रमशः, ये कोना मान लो ए है बेटा, ये कोना है बी और ये कोना है सी। ए पर रखा है क्यू आवेश, ये धनात्मक क्यू है बेटा, ये है क्यू आवेश। बी पर भी रखा है क्यू आवेश, और जबकि सी पर रखा है कितना, माइनस क्यू आवेश। ऐसा ये हमसे कह रहा है। ए पर क्या है क्यू, बी पर भी क्यू, और बेटा सी पर माइनस क्यू आवेश हमने रख दिया। अब बोल रहा है प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल की गणना करो। मतलब हमें बताना है बच्चों कि इस पर कितना लगेगा बल, इस पर कितना लगेगा और इस पर कितना लगेगा। हालांकि बेटा आप लोग समझ गए होंगे कि क्योंकि इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी, सारी दूरियां आपस में बराबर है, तो इन दोनों पर तो बल बेटा बराबर लगेगा। कैसे लगेगा, चलिए सारी बातें करते हैं अपन। सबसे पहले मैं देख रहा हूं इस बी पर रखे क्यू के कारण इस ए पर रखे क्यू पर बल किस तरफ लगेगा। ये धन है बेटा, ये भी धन है, तो धन धन के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा इस दिशा में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। ये बल हमने बोला बेटा ए पर निकाल लेते हैं पहले अपन। इस बल को हमने बोला F1 बराबर, F1 बोला हमने, क्या बोला बेटा, वेक्टर लगा दें, वेक्टर F1। ये रेखा के अनुदिश होगा बेटा, जिस दिशा में ये एक दूसरे से मिल रहे हैं उसी रेखा के अनुदिश F1 लग गया। इसी तरह से बच्चों आप सोच के देखो, इस C के कारण C पर रखा है माइनस क्यू, इस माइनस क्यू के कारण इस प्लस क्यू पर बल लगेगा। क्योंकि ये ऋण है ये धन है बेटा, ऋण वाला क्या करेगा, धन पर आकर्षण बल लगाएगा, और ये आकर्षण बल बेटा इस तरफ खींचेगा। देखो आपको दिशा का बहुत ज्ञान होना बहुत जरूरी है बेटा, है ना। तो ये अपनी तरफ खींचेगा। इस बल को बच्चों हमने बोल दिया F2। अब हमें चाहिए सर परिणामी बल। हमें क्या चाहिए बेटा, परिणामी बल निकाल लेंगे बच्चों। इन दोनों वेक्टर का F1 और F2 जो है इनका सदिश योगफल करना है। पहली बात तो शायद आपको पता होनी चाहिए बेटा कि इन दोनों का सदिश योगफल इस दिशा में आएगा। ठीक है बच्चों, सदिश योगफल इस दिशा में आएगा और यही होगा इस पर परिणामी बल। यही क्या होगा बेटा, परिणामी बल। तो अगर मुझे F नेट निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, परिणामी बल निकालना है, तो मैं क्या करूं, इन दोनों बलों को जोड़ू, मतलब वेक्टर F1 धन वेक्टर F2 करें अपन। ठीक है ना, देखो थोड़ी भूमिका बनाना पड़ता है पूरी, है ना, तब अपनी बढ़िया आगे की बात समझ में आएगी। F1 बराबर कितना होगा, F1 निकाल सकते हैं कि सर अपन, कूलाम का नियम हमें सिखाया है, इस Q और ये भी Q और बल इस तरफ लग रहा है, तो ये बल कितना होगा K, है ना, माध्यम नहीं दिया तो हम वायु मान ही लेंगे। तो ये हो गया K। Q1 मतलब बेटा Q1 कितना है, स्मॉल q, इंटू Q2, Q2 कितना है बेटा, स्मॉल q, बटे R, R मतलब दूरी, दूरी कितनी बेटा a स्क्वायर, मतलब F1 आएगा K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से बच्चों F2 निकाल सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। F2 कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों के बीच में, तो इन ये भी Q है और ये है माइनस Q, क्या चिन्ह का कोई मतलब है, नहीं सर। जब हम केवल परिणाम निकाल रहे हैं, बल का परिमाण निकाल रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, हमें चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं होगी। K Q1 कितना है बेटा Q, Q2 कितना है Q, बटे दूरी कितनी है a का स्क्वायर, मतलब F2 कितना आ गया बच्चों K Q स्क्वायर बटे a स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों बलों को जोड़ना है बेटा, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, कर लेंगे अपन। हम लगाएंगे सदिश के योगफल का सूत्र, क्या सूत्र होगा, करनी के अंदर 1 का स्क्वायर धन F2 का स्क्वायर धन 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब लेकिन मुझे थीटा भी तो पता होना चाहिए यार, कि भैया थीटा मतलब कौन सा, जिन दो बलों को F1 और F2 को जोड़ रहे हो ना आप, तो उन्हीं के बीच का कोण क्या कहलाएगा, थीटा। तो ये कोण चाहिए बेटा मुझे, ये कोण। क्या आप बता सकते हो ये कोण कितना होगा, मैं तो बता सकता हूं बेटा, आप सोचो। देखो
समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ये तो हमें पता होना चाहिए। ये 60, तो बेटा ये वाला कोण और ये कोण देखना आप ध्यान से, ये 60 वाला और ये जो कोण है ये मिलके क्या बना रहा है, रेखिक युग्म। और रेखिक युग्म के कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो अगर ये 60 हो गया तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 120। तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं अपन, मान रखते हैं बेटा यहां पर F1 का वर्ग, मतलब बेटा इसका वर्ग करेंगे, है ना, किसका, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का स्क्वायर धन F2 का वर्ग, मतलब बेटा क्या रखेंगे, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर धन 2ab cos थीटा, है ना, 2 F1 कितना होगा बेटा, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और F2 कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और cos 120। अब शायद बेटा आपको पता होगा कि cos 120 का मान कितना होता है, ऋण 1/2। नहीं पता है बेटा तो याद कर लेना कि cos 120 का मान होगा 1/2। तो देखो यहां पर अब करनी के अंदर क्या लिखा बेटा मैंने, इसका स्क्वायर करेंगे तो k का वर्ग, q की घात 4 और a का वर्ग, सॉरी a की घात 4 हो जाएगी। यहां भी वर्ग करेंगे बेटा तो ये जाएगा k का वर्ग, q की घात 4, a की घात 4 धन ये क्या हो जाएगा 2। देखो k इंटू के करेंगे तो k का वर्ग, q का वर्ग इंटू q का वर्ग तो q की घात 4 और a की घात 4, और cos 120 ऋण 1/2 तो होता ही है। यहां पर बच्चों 2 से 2 क्या कर दिए अपन ने, कैंसिल। तो ये क्या आया, देखो ध्यान से, ये आया बेटा, ये सेम है तो ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर क्यू की घात 4 बटे ए की घात 4 ऋण, ये ऋण और धन का ऋण हो गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, के स्क्वायर क्यू की घात 4 ए की घात 4। तो बेटा ये परिणामी बल आ जाएगा यहां से, क्या करनी के अंदर, देखो ये कॉमन लेंगे, ये 2 बार है, ये 1 बार है, घटेगा तो 1 बार बचेगा, के स्क्वायर क्यू की घात 4 बटे ए स्क्वायर। अब इसकी करनी अलग करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, करनी अलग करेंगे तो के स्क्वायर से आ जाएगा के, इससे करनी अलग करेंगे तो क्यू की घात 2 बचेगी बेटा, और ए की घात 4 है, सॉरी यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गई, ये घात कितनी है, ए की 4 है बच्चों, है ना। तो ए की घात 4 से करनी अलग करेंगे तो ए की घात 2 जाएगा, न्यूटन लिख देंगे, मतलब ये बल की क्या है, इकाई है, इसीलिए न्यूटन लिख देंगे। तो इस तरह से ये आएगा परिणामी बल। लेकिन बेटा अभी तो किस पर निकाले हमने, ए पर। अब क्योंकि यहां पर जितना आवेश था, जितनी जितनी दूरी पर था, यहां भी उतना ही है, तो ये भी उतना ही आएगा बेटा। तो हम बोल देंगे ए पर आवेश, ये किस पर था बेटा, ए पर परिणामी बल, आवेश नहीं बेटा सॉरी, परिणामी बल, ये आ गया हमारे पास। अब बी पर निकालना है, बिल्कुल सेम तरीके से बेटा बी पर निकाल सकते हैं अपन। हम क्या बोलेंगे, बी पर परिणामी बल। तो बी पर कैसे निकालेंगे बेटा, क्योंकि देखो अभी क्या है, ए पर क्यू आवेश था, उतने ही आवेश यहां है, और जितनी जितनी दूरी पर दूसरे आवेश थे उतनी उतनी दूरी पर इससे भी दूसरे आवेश है, तो इस पर भी उतना ही बल आएगा जितना ए पर आया, मतलब एफ नेट बराबर कितना आ जाएगा बेटा, के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। हाँ अब मुझे सी पर निकालना पड़ेगा बेटा, सी पर देखते हैं हम, सी पर कौन सा आवेश रखा है, माइनस क्यू। इस माइनस क्यू पर ये प्लस क्यू क्या करेगा, आकर्षण, मतलब बेटा क्या करेगा, एक बल लगाएगा, आकर्षण बल, मतलब कि अपनी तरफ खींचेगा। मान लो इस बल को हम यहां पर बोल रहे हैं क्या, F1, ठीक है बेटा, वेक्टर लगाना है, वेक्टर F1। और ये क्या करेगा, इस पर भी एक आकर्षण बल लगाएगा, मतलब प्लस क्यू भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, और इसको हम बोल रहे हैं क्या, वेक्टर F2। अब इस वेक्टर F1 और वेक्टर F2 का सदिश योगफल जब आप करोगे तो बेटा आप भी जानते हो कि ये बल यहां कहीं आएगा, ठीक है। अब फिर से हम F1 F2 पहले निकाल लें और फिर बेटा आगे चल के सब चीजें हम देखते हैं, है ना। देखिए इसके लिए जो F1 है वो कितना होगा, F1 बराबर के Q1 माइनस Q है बेटा, लेकिन मुझे चिन्ह से कोई मतलब नहीं, Q2 बटे R, मतलब बेटा A का स्क्वायर। तो F1 आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर,
और बच्चों F2 भी आ जाएगा K क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये आ गया F1 और F2। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, तो परिणामी बल चाहिए सर, तो F नेट निकाल ले बेटा। कैसे निकालेगा, वेक्टर F1 धन वेक्टर F2, और इसका सूत्र हमने अभी अभी लिखे ही है बेटा, उपयोग भी कर चुके हैं। यहां पर F1 का वर्ग धन F2 का वर्ग धन 2F1 F2 cos थीटा हमें करना पड़ेगा। अब इस बार बेटा F1 का वर्ग मतलब किसका वर्ग, F1 है K क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का वर्ग कर दो आप, धन, देखो कठिन कुछ नहीं है, बस आप धीरे धीरे करते जाओ। सवाल बड़े हैं, लेंदी सवाल है ये, क्योंकि 3 बार काम करना है, लेकिन बेटा है कुछ ऐसा थोड़ी, गणित तो नॉर्मल वाली। F2 कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का वर्ग और 2F1 F2 cos थीटा, तो बेटा F1 के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, F2 के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और cos थीटा की जगह बच्चों हम रख देंगे 60। इस बार क्या है, 120 मत रख देना आप, इस बार देखो बेटा थीटा F1 F2 के बीच का कोण कितना इस बार है, 60। बस अब गणित है बेटा अपना फेवरेट सब्जेक्ट, कैलकुलेशन करते चलते हैं, फटाफट सारे आंसर आते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा के स्क्वायर क्यू की घात 4 बटे ए स्क्वायर धन के स्क्वायर क्यू की घात 4 बटे ए की घात 4, सॉरी बेटा यहां भी ए की घात 4 आएगा, वर्ग करेंगे है ना, और ये हो जाएगा क्या 2 के इंटू के की घात 2 क्यू की घात 4 ए की घात 4, और बच्चों cos 60 तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कितना होता है, 1/2, तो 2 से 2 कट गया, और यहां पर क्या आएगा बच्चों, इसको जोड़ो है ना, तो एक बार ये है, 2 बार भी यही है, और तीसरी बार भी यही है, मतलब 3 के स्क्वायर क्यू की घात 4 बटे ए की घात 4। अब जो जो करनी से बाहर आ रहा है निकाल लो, के स्क्वायर से के बाहर, क्यू की घात 4 से क्यू की घात 2 बाहर, और ए की घात 4 से ए की घात 2 बाहर, करनी के अंदर बचा बेटा 3। न्यूटन जरूर लिख देना, क्योंकि बल की इकाई क्या है, न्यूटन। समझ में आया, बहुत आसान था, ऐसा कोई नहीं, बस बेटा लेंदी है सवाल, लेंदी तो होंगे यार, है ना, फिजिक्स कर रहे हैं कोई आप ऐसे छोटे मोटे सब्जेक्ट की बात थोड़ी कर रहे हैं। चलिए फिर अगला सवाल, अच्छा सवाल है बेटा, सवाल अच्छे ही मिलेंगे आपको, एकदम ऐसे आप सोचो कि लल्लू पंजू टाइप के सवाल, तो बेटा ऐसे सवाल इस टॉपिक में मिलेंगे नहीं, है ना, हर सवाल कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगा। क्या कह रहा है ये सवाल, 3 आवेश Q1 Q2 Q3 बराबर Q, मतलब तीनों का परिमाण बराबर है Q है बेटा, भुजा L वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखे हैं। देखते हैं बेटा क्या वही निकालना है हमें इस बार भी। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बच्चों कितनी है, L है, और यहां पर मान लो इसको हमने नाम दे दिए A B और C, ए बी सी पर Q1 Q2 Q3 है, जिनका प्रत्येक का परिमाण कितना है बेटा, Q है ना, परिमाण कितना है Q, साफ साफ दे रहा है, देखो Q1 Q2 Q3 बराबर Q, मतलब कि तीनों Q है, ठीक है, और आगे बोल रहा है ये त्रिभुज के केंद्र पर रखे Q आवेश, इस त्रिभुज के केंद्र में बेटा, अब इसका केंद्र कहां होगा आप जानते हो बेटा, माध्यिका से होकर के गुजरेगा केंद्र, इस त्रिभुज के केंद्र में यहां पर एक आवेश रखा है कैपिटल Q, और इस आवेश पर परिणामी बल की गणना करना है बेटा इस आवेश पर, ठीक है, तो पिछले सवाल से अलग है लेकिन अच्छा है बेटा, कुछ मजेदार होगा, देखते हैं क्या ही होगा। देखो सवाल पढ़ो, चित्र बनाओ, फिर लॉजिक लगाओ, है ना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है अपने को। सबसे पहले तो सर एक काम करें अपन, ये देखें इन रेखाओं को मिलाएं, है ना, ताकि थोड़ा सा दिमाग में अपने चमके की हो क्या रहा है। ये Q है कहां, केंद्र पर बेटा, मतलब तीनों की जो माध्यिका है उसके केंद्र बिंदु पर हमने Q आवेश रखा है, ठीक है, ये जो आवेश Q है ये कहां पर है बेटा, तीनों के केंद्र पर, मतलब कि त्रिभुज का केंद्र कैसे ढूंढोगे, तीनों की माध्यिका बनाओ आप, और माध्यिका जहां एक दूसरे से प्रतिच्छेद करेंगी, यहां पर आपने कितना आवेश रखे हो बेटा, कैपिटल Q आवेश रखे हो। अब आप सोच करके देखो बच्चों, पहली बात तो यह है कि ये दूरी L है पूरी, ये दूरी भी L, लेकिन माध्यिका बनाने पर
थोड़ा सा अपन चित्र अच्छा बनाए पहले। ये पूरी दूरी कितनी है बेटा L, ठीक है। ऐसे ही बच्चों ये पूरी दूरी कितनी है L। अगर मुझसे कोई पूछ ले कि सर चलिए बताइए ये छोटी दूरी कितनी है, ये वाली, तो क्योंकि बेटा माध्यिका बनाया हूं मैंने इसलिए मैं बोल दूंगा ये L/2 है। पूरी दूरी तो कितनी बोल रहा हूं बेटा मैं, L बोल ही रहा हूं, है ना। पूरी दूरी L है और बीच वाले तक की दूरी कितनी है, L/2। ये दूरी L हो गई, ये L/2 हो गई। अब बेटा मान के चलो यहां पर हमने जो बिंदु है नाम दे दिए, इसकी माध्यिका को हमने बोल दिए यहां पर AD, बी से मान लो E बोल दिए यहां पर इस बिंदु को हमने, और C से मान लो बेटा F बोल दिए, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि परिणामी बल निकालना है, निकाल लेंगे बेटा। बल देखो आप तो, है ना, बल देखो आप, इस प्लस क्यू के कारण इस क्यू पर बल लगेगा, ये भी धन है ये भी धन है, इसके कारण इस पर बल बेटा इस तरफ लगेगा। क्या आप ये बात समझते हो, इस तरफ लगेगा। कितना बल लगेगा सर, मान लो बेटा इस बल को मैंने नाम दिया F1। कितना बल लगा बेटा F1। ऐसे ही इस क्यू के कारण इस क्यू पर बल लगेगा बच्चों, किस तरफ लगेगा, प्रतिकर्षण बल है तो पक्की बात है सर इस तरफ लगेगा। और इस बल को बच्चों मान लो हम बोल रहे हैं वेक्टर F2, ठीक है। और इस क्यू के कारण इस क्यू पर भी बल लगेगा, और ये बल कितना होगा बच्चों, वेक्टर F3। कितना बोल रहे हैं बेटा, इस बल को हम वेक्टर F3, ठीक है। तो अब देखो कहानी ये है, आपको इस वेक्टर F1, F2 और F3 का परिणामी बल निकालना है। मतलब अगर मैं अलग से आपको जूम करके दिखाऊं तो बेटा कुछ ऐसी सी तस्वीर यहां पर बन चुकी है। ये Q आवेश है, कितना आवेश है बेटा, ये Q आवेश है। इस पर नीचे की तरफ यहां बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है सर, ये वेक्टर F1 लग रहा है। फिर ऐसे ही बेटा एक बल यहां लग रहा है इस पर, और बच्चों एक बल ये यहां पर लग रहा है, ठीक है। और ये बल देखो, ये है F1, ये है बेटा F2, ये है F2, और बच्चों ये जो बल है ये है आपका वेक्टर F3, ठीक है। अब मुझे परिणामी बल चाहिए, तो पहले कैसे बेटा, तीन वेक्टर को जोड़ने का तो कोई तरीका नहीं सर, दो को ही जोड़ पाते हैं अपन, ठीक है ना बेटा। तीन को जोड़ने का तो कोई जुगाड़ ही नहीं है अपने पास, तो तीन को कैसे जोड़े, पहले कोई दो को जोड़ो आप। मान लो मैं F2 और F3 को जोड़ू बेटा, तो F2 और F3 को जोड़ेंगे अगर, तो बल कहां आएगा, इस F2 और F3 को जोड़ने पर सर बल आएगा इस तरफ, बल आएगा सर इस तरफ। कितना बल आएगा, मान ले बेटा इस बल को मैं F बोल दे रहा हूं, क्या बोल दे रहा हूं इसको, F। निकाल लेंगे अभी, अभी बस देखो आप, ये F1 नीचे की तरफ, F ऊपर की तरफ। अगर बेटा इन दोनों को जोड़ने पर जो F आया, अगर वो F1 के बराबर रहा, तो जितना F1 नीचे उतना ही F ऊपर, मतलब बेटा नेट बल, परिणामी बल शून्य हो जाएगा। और अगर F1 और F में से कोई एक ज्यादा रहा और एक कम रहा, तो बेटा जो ज्यादा रहेगा उस दिशा में बल लगेगा, और कितना लगेगा वो तो हम घटा के निकाल लेंगे। अगर देखो दोनों बराबर रहे तो घटाने में बल कितना आएगा, जैसे बेटा सोच के देखो आप कि जितने मान लो 10 न्यूटन का बल ऊपर लगा रहा हूं मैं और 15 न्यूटन नीचे, तो परिणामी बल क्या होगा, 5 न्यूटन नीचे की तरफ, ज्यादा वाले की तरफ घटा देते हैं ना अपन। अगर बेटा 15 ऊपर रहता है 10 नीचे, तो 5 न्यूटन ऊपर, अगर 15 ऊपर और 15 नीचे, परिणामी बल शून्य हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो, तो सबसे पहली तैयारी मेरी ये हो गई कि भैया ऐसे ऐसे मुझे सवाल करना होगा, मतलब मुझे F2 और F3 के बल का परिणामी बल चाहिए। तो सर मुझे F2 और F3 के परिणामी बल तो मैं निकाल लूं, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, कोण के बारे में बात कर लो बेटा। तो ये देखो, इधर देखो बेटा, कोण भी बता देता हूं मैं पहले। ये पूरा कोण कितना होगा, ये पूरा कोण होगा सर 360 अंश। तो F3 और F1 के बीच का कितना होगा, 120। F2 और F3 के बीच का भी सर कितना होगा, 120। और F1 और F2 के बीच में भी कितना होगा, 120। यानी कि कोई भी दो सदस्य ले लो आप, उनके बीच का कोण कितना आएगा, 120। क्योंकि जो मैंने प्लान बनाया हूं, मैं F2 और F3 को जोड़ रहा हूं, इसलिए उनके बीच का कोण कितना बोल दूंगा बेटा मैं, 120। बाकी की मुझे जरूरत फिलहाल समझ में नहीं आ रही है, अगर जरूरत लगेगी तो फिर से बना लेंगे बेटा, कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। ये काम हमें करना है। अब F2 और F3 को जोड़ना है सर, लेकिन पहले F2 और F3 निकाल तो ले हम। पहले बोलो F1 निकाल सकते हो क्या आप, F1 वेक्टर नहीं बेटा, केवल इसका परिणाम निकाल सकते हो क्या F1 का, क्या इसका बेटा मैग्नीट्यूड यानी परिणाम आप निकाल सकते हो। निकालेंगे बेटा, F1 का परिमाण निकालने के लिए क्या लगेगा मुझे, देखो
F1 ये बल है, तो मुझे चाहिए K Q1 Q2 बटे R। R मतलब बेटा ये दूरी चाहिए मुझे, ये दूरी चाहिए मुझे कौन सी, A से लेके Q तक की दूरी। अगर A से Q तक की दूरी मिल जाए, B से Q तक की दूरी मिल जाए, C से Q तक की दूरी मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा सर। दूरी चाहिए, क्योंकि सूत्र क्या है, F बराबर K Q1 Q2 बटे R। R क्या है, दूरी, R स्क्वायर, मतलब R क्या है बेटा, वहां पर दूरी है, तो दूरी दूरी यही वाली तो चाहिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ये दूरी निकालना मेन काम है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, पहले ये AD निकाल सकता हूं क्या मैं, पूरी दूरी बेटा निकाल सकता हूं सर। इस पर लगाओ मैं ABD त्रिभुज ABD में क्या लगा रहे हैं बेटा अपन, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, एबीडी में पाइथागोरस लगा करके बड़े आराम से हम बोल सकते हैं कि कर्ण का वर्ग, ये है बेटा कर्ण, कौन हुआ, AB का वर्ग, AB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब AD का वर्ग, धन आधार का वर्ग मतलब BD का वर्ग। ठीक है बेटा, एडी के ए बी कितना है बेटा, L मतलब L का वर्ग बराबर AD तो मुझे निकालना है बेटा, BD कितना है, BD तो सर L बटे 2 का वर्ग, L बटे 2 का वर्ग। ठीक है, मुझे बच्चों चाहिए है AD, निकालते हैं अपन। तो एक तरफ बचा लो AD, यहां बचा लो, इसको माइनस में ले आएंगे। देखो L का वर्ग माइनस ये इधर आएगा बेटा, L का वर्ग बटे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। तो ये आ जाएगा, यहां से LCM आएगा 4, तो ये आ जाएगा बेटा 3L का वर्ग बटे 4। क्या आ गया, डी का वर्ग बराबर आया सर 3L का वर्ग बटे 4। यहां से वर्ग हटा बेटा, वर्ग हटाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा करनी के अंदर 3L का वर्ग बटे 4। मतलब बेटा देख, L के वर्ग को बाहर लाएगा तो L, 4 को बाहर लाएगा तो 2, करनी के अंदर क्या बचेगा बेटा, 3। L करनी 3 बटे 2, ये आ गया AD। AD मतलब आप समझ रहे हो, AD मतलब ये पूरी लंबाई। मुझे AD नहीं चाहिए, मेरा मकसद तो बेटा A से Q तक की दूरी निकालना है। लेकिन निकाल लेंगे बेटा, अब यहां पर थोड़ी सी गणित लगेगी, जो आपने नौवीं वगैरह में पढ़े हो। तो नौवीं में आपने पढ़े हो बेटा कि किसी समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं, जो समबाहु त्रिभुज का मध्य बिंदु होता है, प्रत्येक माध्यिका को कितना बेटा, 2:1 में विभक्त करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो हिस्सा है ये होगा सर AD का 2/3 और ये होगा सर 1/3। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, AD पूरा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बड़ा है, ये 2/3 2/3 है, और नीचे वाला छोटा है बेटा 1/3 है। कितना है नीचे वाला, 1/3। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या, किसी समबाहु त्रिभुज का केंद्र प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है, मतलब 2/3 और 1/3 के अनुपात में विभक्त करेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ बच्चों मेरे पास यहां पर कि ये जो AQ है, AQ है ये कितना है, 2/3 है, 2/3 है किसका बेटा, AD का, 2/3 AD। ठीक है, AQ बराबर 2/3 AD। तो बिल्कुल बेटा AQ बराबर 2/3 AD का कोई आया क्या हमारे पास, ये आ गया बेटा, क्या आया, L करनी 3/2, 2 से 2 कट गया, करनी 3 से 3 कटेगा, करनी 3 बार, तो AQ कितना आ गया बच्चों यहां पर, बड़े आराम से हमने AQ निकाल लिया है, L बटे करनी 3। ये एक चीज हमने निकाल के रख ली, और अब ये हमें बहुत काम पड़ेगी। लेकिन बच्चों एक और बात सुनो, जितना A से Q की दूरी होगी उतना ही B से Q की भी होगी, और उतना ही C से Q की। मतलब इसको आप AQ अकेला मत बोलो, इसको आप बोलो AQ, या इसी को बोलो BQ, या इसी को बोलो CQ, और ये आया कितना बेटा, L बटे करनी 3। कितना आ गया बच्चों ये, L बटे करनी 3। ठीक है, अब आ गई ये दूरी। अब तो बेटा काम खत्म है ना, इतना सवाल में हमें देखो ये गणित बेसिक वाली बच्चों वाली लगानी पड़ी, लेकिन इतना काम अगर हो गया तो अब हम सब कुछ निकाल लेंगे। देखो आप, सबसे पहले मैं F1 निकालता हूं बेटा। F1 ये है, इसके कारण जो नीचे की तरफ लग रहा है, क्या होता है फॉर्मूला, K Q1, Q1 कितना है बेटा, Q Q2 कैपिटल Q बटे R स्क्वायर, R मतलब बेटा दूरी, दूरी A से Q तक की दूरी, AQ कितनी बेटा, L बटे करनी 3 का वर्ग।
L बटे करनी 3 का वर्ग, तो ये आ जाएगा K क्यू क्यू। अब इसका वर्ग करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा L का वर्ग बटे 3। अब ये जो बटे का 3 है, चाहूं तो मैं इसको ऊपर भेज सकता हूं बेटा, तो ये आ जाएगा इतना 3KQ बटे 3KQQ बटे L स्क्वायर। ठीक है, F1 आ गया है। F2 आएगा क्या आपके पास, देखते हैं बेटा। F2 भी इतना ही तो आएगा बेटा, क्यों आएगा, देखिए इधर भी कितना आवेश है Q, और यहां पर भी कैपिटल Q, और दूरी भी उतनी ही है। दूरी कितनी है, ये L बटे करनी 3, और C से भी दूरी कितनी है, L बटे करनी 3। तो मतलब बेटा ये भी इतना ही आएगा, KQQ बटे L बटे करनी 3 का वर्ग। यानी कि बच्चों ये भी आ जाएगा KQQ बटे L का वर्ग। ठीक है, और F3 भी इतना ही आ जाएगा बेटा, दूरी भी समान है, आवेश भी समान है, तो बल भी समान ही आएगा। और इससे हम कह सकते हैं कि F3 भी कितना आ जाएगा सर, KQQ बटे L का वर्ग। ठीक है, ये तीनों बल निकल गए। लेकिन सर मेरी प्लानिंग क्या थी, मेरी प्लानिंग थी पहले मैं F2 और F3 को जोड़ के F निकालूं और फिर इन दोनों को घटा दूं। ठीक है, तो पहले बेटा मैं क्या निकाल रहा हूं, F मतलब क्या, F मतलब बच्चों मैं निकाल रहा हूं F2 धन F3, दो बलों को जोड़ेंगे और फिर तीसरे से उसको जोड़ देंगे अपन, दो बलों को जोड़ो फिर तीसरे से जोड़ दो, तो F2 धन F3। सूत्र क्या था बेटा, दो सदिश को जोड़ने का, करनी के अंदर A का वर्ग धन B का वर्ग धन 2AB cos थीटा, है ना, क्या था बेटा, 2AB cos थीटा। तो क्या करें बेटा, वैल्यू रखते हैं यहां पर, F2 का वर्ग, F2 का वर्ग देखो बेटा, F2 कितना है, F2 और F3 तो बराबर है बेटा। इस बात थोड़ी गणित में कर दूं आपके लिए, देखो एक काम करता हूं, आसान कर देता हूं, F2 का वर्ग धन F2 और F3 बराबर है, तो F3 की जगह भी मैं F2 ही लिख देता हूं, 2F2 cos बेटा कितना है, F2 और F3 के बीच का कोण मैं बता चुका हूं आपको 120 है, तो ये हो जाएगा सर F2 का वर्ग धन F2 का वर्ग 2F2 का वर्ग धन 2F2 इंटू F2 का वर्ग, और cos 120 ऋण 1/2, तो 2 से 2 तो कट गया बेटा, ये हो जाएगा 2F2 का वर्ग ऋण क्या हो जाएगा बेटा, F2 का वर्ग, देखो धन ऋण का ऋण F2 का वर्ग, तो ये आ जाएगा कितना बच्चों, ये आ जाएगा, सॉरी बेटा ये क्या हो गया, चलो हाँ, तो अपन देख 2F2 का वर्ग ऋण F2 का वर्ग बराबर होगा बेटा F2 का वर्ग, और F2 का वर्ग को करनी के बाहर लाओ तो क्या आएगा बेटा, ये तो आ जाएगा सर F2 कितना आया था, अब भी हमने निकाले थे 3KQQ बटे L स्क्वायर, मतलब F2 और F3 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, KQQ बटे L स्क्वायर। देख बेटा चित्र को समझ, F2 ये रहा, देखो इधर F2 और F3 को जोड़ने पर ये F आया। अब लेकिन बेटा इत्तेफाक की बात है कि जो F आया वो F1 के बराबर ही आया, मतलब जितना बल F1 नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही बल F ऊपर की तरफ लग रहा है, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, शून्य। जितना बल ऊपर उतनी बल नीचे, तो परिणामी बल शून्य। मतलब कि उत्तर मैंने तो आपको सीधे ही बता दिया, लेकिन अपन पूरा बेटा अगर मैथ्स के द्वारा करना चाहे तो भी कर सकते हैं। हम अगर निकालना चाहते हैं परिणामी बल, तो क्या करें बेटा, देखो F2 और F3 को जोड़ने से जो F आया वो लो आप, और उसको जोड़ो किससे बेटा, F1 से, तो क्या करेंगे सर, फिर से सूत्र लगाएंगे, F का वर्ग धन F1 का वर्ग धन 2F F1 cos थीटा। अभी देखो आप F1 और F के बीच का कोण कितना है, हालांकि सीधे अब आप उत्तर 0 भी लिख सकते हो, लेकिन F1 और F के बीच का कोण बेटा कौन सा कोण देखते हैं अपन, F1 और F के बीच का ये कोण साफ साफ दिख रहा है कि सर ये तो 180 अंश है ना, तो अपन क्या करें यहां पर, ये हो जाएगा आपका, देखो इस बार F और F1 बराबर है, कैसे बराबर है दिखाता हूं मैं आपको। F2 के बराबर था बेटा 3KQQ बटे L स्क्वायर, और F1 कितना है 3KQQ बटे L स्क्वायर, यानी कि दोनों बराबर है और विपरीत है, तो शून्य तो होना ही चाहिए। लेकिन चलो बेटा अपन देख लेते हैं, F और F1 बराबर है तो इसकी जगह F है, F1 की जगह भी मैंने F रख दिया, और यहां पर भी बेटा F1 की जगह F रख दिया, और cos 180
अब मेरे बच्चे जानते होंगे कि सर cos 180 कितना होता है, बताओ 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 बताओ, ऋण 1 है ना। तो ये हो जाएगा f1 f का वर्ग, f का वर्ग मतलब 2f का वर्ग धन 2f इंटू f का वर्ग, और ये हो गया बेटा ऋण का 1। cos 180 कितना होगा, ऋण 1। तो ये हो जाएगा बच्चों 2f का वर्ग, 2f का वर्ग धन ऋण का ऋण 2f का वर्ग, तो ये आ जाएगा बेटा 0। तो हम कह सकते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज पर अगर प्रत्येक किनारे पर समान आवेश रखे जाएं तो परिणामी बल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बेटा लेंदी सवाल है आज के टॉपिक के, मैं पहले ही बता रहा हूं, लेकिन आप करो बेटा, करोगे नहीं तो फिर बनेगा ही नहीं आपसे, तो है ना, ट्राई तो करना ही पड़ेगा। अब जो है सो है, अब मैं कहां से आसान सवाल ला दूं बेटा। देखो दो बिंदु है, दो बिंदु आवेश +4q और -q, ये हमने लिया बेटा मान लो +4q धन का 4q, और इससे कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, 0.4 दूरी, मान लो फिलहाल ये दूरी कितनी है सर, r है मान लो। इससे कुछ r दूरी पर दूसरा आवेश रखा हुआ है, ये दूसरा आवेश कितना है बेटा, -q है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश Q0 रखा जाए कि उस पर बल ना लगे। मतलब बेटा ये जो मिलाने वाली रेखा है, अब जरूरी नहीं जब भी मिलाने वाली रेखा बोलो तो इसी को रेखा मानो आप, इसके बाहर भी जा सकते हो आप। मतलब कि बेटा इनको मिलाने वाली रेखा जरूरी नहीं कि इनके दोनों के बीच में ही हो, इसके बाहर भी हम जा सकते हैं बेटा, है ना। मान लो ये है दोनों को मिलाने वाली रेखा, तो इसमें किसी तीसरे आवेश Q0, कितना है बेटा, Q0 मतलब धन का कोई आवेश है रखना है, और उस Q0 पर कोई बल ना लगे। मान के चलो सर मैं उस Q0 को इधर कहीं रख लूं तो क्या होगा, देखते बेटा क्या होगा, सोच के देखो। ये Q0 अगर इधर आया तो क्या होगा, होगा बेटा ये कि ये धन वाला क्या करेगा, कर्रा बल इस तरफ लगाएगा, और ऋण वाला क्या करेगा, ये भी बल इस तरफ लगाएगा। क्योंकि देख बेटा धन वाला क्या करेगा, इसको धक्का देगा इधर, और ऋण वाला क्या करेगा, इधर ही खींचेगा, मतलब इस पर बल इस तरफ लगेगा। मतलब ये रुकेगा नहीं बेटा, ये भागेगा भागेगा भागेगा, इस तरफ भागता चला जाएगा। तो इसीलिए अब बोल क्या रहा है हमसे, उस पर कोई बल ना लगे। अगर मैं यहां बीच में रख रहा हूं तो बल तो लग रहा है बेटा, जो इसको इस तरफ भगा रहा है, यानी कि मैं इसको बीच में रख नहीं सकता हूं। ये मुझे शिक्षा प्राप्त हुई। मतलब बेटा यहां भी नहीं रख सकता, क्यों, यहां अगर मैं रखता तो सोच के देखो, ये धन वाला कर्रे बल से इसको धकेलेगा, ऋण वाला दूर है बेटा, खींचेगा लेकिन बहुत थोड़े से बल से खींचेगा, ये पास है बहुत तगड़ा धक्का मारेगा, तो ये भागेगा भागेगा भागेगा। अब मैं सोच के देखूं कि सर बल अगर शून्य करना है तो क्या मैं यहां रख सकता हूं, यहां किसी दूरी पर मान लो इसको रख के देखूं तो क्या होगा। तो देखते हैं बेटा क्या होगा। ये धन का 4q क्या करेगा इसको, ये धन है ये भी धन है बेटा, इस पर बल लगाएगा उस तरफ, ठीक है। और ऋण का Q क्या करेगा, ये बल लगाएगा बेटा इस तरफ, खींचेगा। तो हो सकता है कि जितने बल से ऋण Q इसको खींचे, उतने ही बल से धन का 4q इसको धकेल ले। क्यों, ये आवेश छोटा है बेटा, ये आवेश बड़ा है, इसलिए ये दूर से ही अच्छा खासा बल लगा सकता है। तो हम मान ले रहे हैं कि यहां रखा है। तो देखो बेटा ये प्रश्न पढ़ के मुझे पता चला कि ये जो आवेश रखना है मुझे, वो उसी साइड रखना है। पहली बात ये, अभी पूरा उत्तर नहीं हुआ, मुझे तो अभी बेटा ये दूरी बतानी कि कितनी दूर रखना है। तो मान ले रहा हूं मैं, ऐसा बच्चों मैं मान ले रहा हूं कि इससे कुछ कितनी दूरी पर रखा मैंने, x दूरी पर इसको रखा हूं। कितनी दूरी पर रखा बेटा, x दूरी पर। अच्छा, जब मैंने इसको x दूरी पर रखा तो इससे इसकी दूरी कितनी हो गई बेटा, सोच के देखो। पहले से इनकी दूरी r थी और x दूरी पर ये है, तो r धन x दूरी ये हो गई। समझ में आ रहा है बेटा, r धन x दूरी ये हो चुकी है। ये दूरी हो गई x और ये पूरी दूरी हो गई बेटा r धन x। अब मुझे बोला है कि जितना बल ये भाई साहब इस पर इस तरफ लगा रहे हैं, मान लो F1, उतने ही बल से ये इसको खींच रहे हैं F2 पर। मतलब बेटा परिणामी बल ना लगे, क्या मतलब क्या है कि F1 और F2 जो बल है वो बराबर लगे। जितना बल इस तरफ लगेगा इतना ही बल इस तरफ, तभी तो हम बोलेंगे कि परिणामी बल शून्य है। अब सोचो बेटा F1 कितना होगा, इस
प्लस 4q के कारण, धन 4q के कारण इस पर लगने वाला बल F1 कितना होगा? हमने पढ़ा है K Q1, Q1 मतलब बेटा जिस पर बल लग रहा है मतलब Q नॉट, Q2 मतलब जिसके कारण लग रहा है कितना है 4q, बटे R मतलब दूरी का वर्ग, दूरी कितनी बेटा R प्लस एक्स का वर्ग, बराबर। अब इसके कारण F2 लग रहा है, ये जो ऋण है इस धन को खींच रहा है बेटा, F2 जो लग रहा है इसके लिए क्या बनेगा K Q1 Q2, ऋण का Q है लेकिन बेटा चिन्ह की कोई जरूरत है नहीं, बटे आर स्क्वायर, R कितना बेटा यहां पर तो X है, R एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एक्स निकालना है कुल मिला के, तो यहां पर कुछ चीजें तो कट गई, के से के कट्टिस पिट्टिस, क्यू नोट से क्यू नोट गया, क्यू से क्यू गया, बचा क्या बेटा 4 बटे आर धन एक्स का वर्ग बराबर, यहां क्या बचा बेटा 1 बटे एक्स का वर्ग, ठीक है। अब यहां पर ये हो जाएगा 4x का वर्ग बराबर तिर्यक गुणा बेटा इसका इससे, तो आर धन एक्स का वर्ग, हालांकि मेरे पास आर का मान है 0.4, उसको रख लेंगे बेटा आखिरी में, है ना, अभी रखेंगे तो क्या थोड़ा टेढ़ा ज्यादा हो गया ये, क्या लिखें बेटा 4x का वर्ग बराबर आर धन एक्स का वर्ग। अब इसको क्या मैं 2x संपूर्ण का वर्ग लिख सकता हूं बेटा, आर धन एक्स का वर्ग, तो यहां वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो 2x बराबर क्या होगा आर धन एक्स, ये धन का x इस तरफ ऋण में आएगा बेटा, 2x धन का x ऋण में आया बराबर r, यानी कि 2x है x गया तो x बराबर r, और r कितना था बेटा 0.4 मीटर, ये आ गया उत्तर की जो x है, x मतलब कौन सी दूरी बेटा ये वाली दूरी, तो हम बोलेंगे हम उत्तर क्या लिखेंगे, ऐसे सवालों में क्या आपको सिस्टमैटिक उत्तर लिखते आना चाहिए, हम बोलेंगे बेटा कि Q नॉट आवेश दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर रहेगा, कितनी दूरी पर बेटा 0.4 मीटर, अच्छा किससे, ये दूरी है माइनस क्यू से, माइनस क्यू आवेश से 0.4 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा। देखो बेटा ऐसे अच्छे सवाल ही आपकी कॉन्सेप्ट को तगड़ा कर सकते हैं, मतलब आप अगर जेई लेवल या नीट लेवल तक की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ऐसे सवाल आपसे बनना चाहिए, है ना। एक्स हमने निकाल लिया, चलिए बेटा आगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है यार, थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा कोई बात नहीं, है ना। किसी एक आवेश पर लगने वाले बल की गणना करो, करेंगे बेटा, ये वर्ग एक बना हुआ आपके सामने, इसमें क्या है, ये वर्ग है एल 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 दूरी पर है, तो अगर बेटा ये सोच के देखो मैं किसी एक पर निकालना है, मान लो मैं इस पर निकालने के लिए इंटरेस्टेड हूं, ठीक है, तो इस क्यू के कारण बल लगेगा बेटा इस तरफ लगेगा, क्या मान लो इस बल को मैंने नाम दे दिया F1, कितना लगेगा सर, कूलम का नियम पढ़े के, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q मतलब बेटा Q का वर्ग बटे दूरी का वर्ग मतलब L का वर्ग, ये आ गया, ठीक है। मतलब इस Q के कारण इस Q पर बल इस तरफ लगा, प्रतिकर्षण करेंगे धन धन है, तो अब सोच के देखो बेटा इस Q के कारण इस Q पर बल लगेगा जो कि इस तरफ लगेगा, और इस बल को बेटा मैंने बोला F2, ये बल कितना होगा बच्चों, ये बल होगा कितना K, देखो Q1 Q2, Q इंटू Q मतलब बेटा Q का वर्ग बटे दूरी कितनी है L, तो L का वर्ग, तो F1 F2, और कोई बल लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा सर, एक तीसरा आवेश है ना ये वाला बेटा, ये भी तो बल लगाएगा, ये बल लगाएगा किस तरफ लगाएगा सर, ये बिल्कुल सोचेंगे बेटा ये लगाएगा इस तरफ, ठीक है, ये लगा बल F3, ये कितना होगा सर, तो देख बेटा कैसे K Q1 Q2 मतलब Q इंटू Q का वर्ग बटे R, ये दूरी चाहिए सर, मुझे दूरी चाहिए, निकाल लेंगे क्या, बिल्कुल निकालेंगे बेटा, ये वाली दूरी निकालेंगे पाइथागोरस से, कैसे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, क्या निकाला बेटा मैंने, कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है L का वर्ग धन आधार कितना है बेटा L का वर्ग,
तो ये हो गया 2l का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर, और वर्ग हटाए मतलब मुझे मात्र अगर कर्ण निकालना है तो यहां करनी लगेगी, एल स्क्वायर में अगर करनी लगेगी तो एल बन जाएगा और करनी के अंदर 2 रह जाएगा। तो ये दूरी आई बेटा एल करनी 2। हाँ, तो एल करनी 2 का वर्ग, एल करनी 2 का वर्ग मतलब ये जाएगा के क्यू का वर्ग बटे करनी 2 का वर्ग 2 एल का वर्ग। अब देख बेटा इस आवेश पर F1, F2, F3 तीन तीन बल लग रहे हैं। अब इनका सदिश योग चाहिए तुझे तो परिणामी बल निकल जाएगा। मतलब अगर तू चाहता है बेटा कि F नेट निकाल, F नेट मतलब बेटा जो बल लग रहा है परिणामी बल निकाल, तो क्या करना चाहिए तुझे, सारे बलों का सदिश योग करना चाहिए। मतलब F1 धन F2 धन F3। लेकिन सर तीन बलों को जोड़ने का तो कोई तरीका है ही नहीं हमारे पास। सही बात बोल रहे हो बेटा आप। तो क्या करें ऐसे में, बहुत आसान है बेटा, देखो करता हूं मैं कुछ काम, ध्यान देना। पहले मैं F1 और F2 को जोड़ूं। पहले तो देखो बेटा F1 और F2 जो है इनके बीच के कोण की अगर मैं बात करूं, ये कोण कितना है, साफ साफ दिख रहा है बेटा 90 अंश है। तो F1 और F2 को अगर जोड़ेंगे तो क्योंकि F1 और F2 बराबर के बल है इसलिए इनका जो योगफल आएगा बेटा वो भी इनके बीचों बीच ही आएगा। मान लिया मैंने F1 और F2 को जोड़ने पर, F1 और F2 को जोड़ने पर जो बल मुझे मिल रहा है वो है F। अब बेटा परिणामी बल चाहिए तो इस F3 और F को जोड़ दे, उत्तर आ जाएगा। पहले क्या किया तूने, F1 और F2 को जोड़ा जो कि इधर मिला, अब इन दोनों को जोड़ दे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं बेटा, F1 और F2 को जोड़ रहा हूं, ठीक है। F1 और F2 को जोड़ने से मुझे क्या मिलेगा बेटा, F मिलेगा। F1 और F2 को जोड़ने से मुझे F मिला और उसको F3 से जोड़ दूंगा मैं। मतलब पहले मैं निकालू F जो कि कितना है F1 धन F2। सूत्र क्या था बेटा अपना, करनी के अंदर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab कॉस। अब देख बेटा थीटा, इस बार थीटा तो 90 है और कॉस 90 कितना होता है मेरे बच्चों, शून्य होता है। इसीलिए सीधा बन जाएगा F1 का वर्ग धन F2। देख बेटा F1 है के क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, F2 है के क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। मतलब F1 और F2 तो बराबर है तो F2 की जगह F1 ही लिख देना यार। और ये जो हो गया देखो cos 90 कितना हुआ बच्चों, शून्य। cos 90 शून्य तो ये पूरी टर्म शून्य हो जाएगी, ये पूरी जो टर्म है ये जीरो हो गई है ना, तो इसलिए इसको नहीं लिखा मैंने। तो ये हो जाएगा 2 F1 का वर्ग, और बच्चों ऐसे में क्या आ जाएगा F1 करनी 2, और F1 का मान हमने निकाल के रखे हैं के क्यू का वर्ग बटे एल का वर्ग, और साथ में बेटा क्या आ गया करनी 2। ये अभी परिणामी बल नहीं आया, ये तो कौन आया F, मतलब F1 और F2 को जोड़ने में। अब परिणामी आएगा, परिणामी कैसे आएगा, जो F आया उसको F3 से जोड़ दो तो नेट रिजल्ट आएगा बेटा F नेट, जो F आया F1 और F2 को जोड़ने से वो धन F3 कर दे। अब देखो F जो आया था और F3 था, देख बेटा F इधर है और F3 भी इधर है तो इनके बीच का कोण कितना ले लूंगा मैं, शून्य। और कॉस शून्य आपको पता होना चाहिए बेटा कि 1 होता है। तो ये हुआ करनी के अंदर F का वर्ग धन F3 का वर्ग धन 2F F3 cos 0। कॉस कितना रख दिया बेटा 0। अब कॉस 0 तो 1 रख देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं क्या करूं, F का वर्ग, F का वर्ग मतलब बेटा के क्यू का वर्ग बटे एल का वर्ग करनी 2, है ना, यही तो आएगा F का वर्ग पूरे का वर्ग धन F3 का वर्ग। F3 देखो कितना है, ये है बेटा के क्यू का वर्ग बटे 2L का वर्ग, के क्यू का वर्ग बटे 2L का वर्ग और पूरे का वर्ग धन 2F F3। मतलब 2F, देखो मान ही रख रहे हैं लेकिन ना कई बच्चे इतनी गणित देख के रोने लगते हैं, जबकि अपन कुछ नहीं बेटा मान ही तो रख रहे हैं, साधारण गणित जैसे ही काम है। बस थोड़ा सा देखने में ये टर्म लेंदी सी लगती है इसलिए बच्चे थोड़ा सा हड़बड़ाने लगते हैं। cos 0 तो 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया बच्चों, चलिए देखते हैं। करनी के अंदर ये हो जाएगा k का वर्ग q की घात 4, करनी 2 का वर्ग हो जाएगा 2 बटे l की घात 4 धन ये हो जाएगा k का वर्ग और q की घात 4 बटे 2 का वर्ग 4 l की घात 4 धन, यहां क्या हुआ बेटा 2 से ये 2 तो कट गया,
तो करनी 2 ये वाला रह गया है ना, और k की घात 2 q की घात 4 बटे l की घात 4, ये हो गया। अब आप ले लो क्या इनका एलसीएम। तो एलसीएम जब हमने लिए बेटा तो कितना आया एलसीएम, ये आएगा सर 4 l की घात 4, यहां हो जाएगा 4 बचेगा, l की घात 4 से भाग दोगे 4 दूनी 8, k की घात 2 q की घात 4 धन, यहां तो यही रहेगा k की घात 2 q की घात 4, और यहां पर बेटा 4 बचेगा तो 4 करनी 2 k की घात 2 q की घात 4। देखते चलो आप, उत्तर तो बेटा आ ही जाएगा, है ना, नॉर्मल गणित कर रहे हैं अपन, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। इस 4 को अगर करनी से बाहर ले आए तो 2, l की घात 4 को करनी से ले आए तो l, ये आ गया बाहर। अंदर क्या बचा बेटा, अंदर तीनों में कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन है, k की घात 2 q की घात 4, और ऊपर क्या बचेगा, यहां बचा बेटा 8 धन 1 धन 4 करनी 2। अब यहां से क्या करें हम, k के वर्ग से बाहर लाएंगे k आएगा, q की घात 4 को बाहर लाएंगे q की घात 2 बटे 2 l की घात 2, करनी के अंदर देखो बेटा क्या बचा 8 और 1 हो गया 9 धन 4 करनी 2, ये आ गया उत्तर। अब बल आया है बेटा तो जरूर है कि इसकी इकाई क्या लगा दोगे आप, न्यूटन। तो देखिए ऐसे प्रश्न अपन कर पा रहे हैं। अगर आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं बेटा तो बढ़िया है, और नहीं आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन सवाल तो अपन अच्छे अच्छे करेंगे ही बेटा, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो। एक और सवाल है, एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ये वर्ग है बेटा, आपके सामने चित्र बना हुआ है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, और इसमें क्या है बोल रहा है, केंद्र पर प्लस क्यू आवेश ये रखा हुआ है बेटा, केंद्र पर कौन सा आवेश, ये केंद्र है, इस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, आगे 8वां आवेश से घिरा हुआ है, ठीक है बेटा। तो बोल रहा है यदि Q बराबर 2 माइक्रोकूलम हो तो केंद्र पर स्थित आवेश पर लगने वाले परिणामी बल की गणना करो। कर लेंगे बेटा, कोई बहुत बड़ी बात है थोड़ी है। देखो सोच के देखो, ये धन 4Q इस Q को क्या करेगा बेटा, इस तरफ खींचेगा, धकेलेगा, सॉरी, ये धन का 4Q धक्का मारेगा इधर, और धन का 4Q धक्का मारेगा इधर। तो क्योंकि बराबर आवेश है दोनों, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनो, ये धन का 4Q और ये धन का 4Q दोनों बराबर धक्का मारेंगे, एक जनी उस तरफ धकेल रहा है एक जनी इस तरफ, तो इसके कारण बल जितना लगेगा उसके कारण बल उतना लगेगा, विपरीत है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है इस 4Q और इस 4Q के कारण कोई बल नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है सर, देख बेटा, ये रहा तेरा प्लस का Q, ये 4Q क्या कर रहा है, इसको इस तरफ धकेल रहा है कुछ बल से, और ये 4Q उस तरफ धकेल रहा है, दोनों Q की बराबर और विपरीत आवेश है, सॉरी बेटा, दोनों बराबर और विपरीत दिशा वाले आवेश हैं, तो इसीलिए ये बल भी बराबर और विपरीत होंगे, और नेट बल कितना बचेगा बेटा, 0। तो मैं ये तो समझ गया कि सर 4Q के कारण कोई आवेश नहीं है। अब सुन, अब सोच के देख बेटा, ये माइनस का 3Q इसको इधर खींचेगा, और ये माइनस का 3Q उधर खींचेगा, फिर से क्या होगा, फिर से सोचो, ये माइनस का 3Q जितनी ताकत से इधर खींच रहा है, ये माइनस का 3Q भी उतनी ही ताकत से बच्चों इधर खींच रहा है, तो परिणामी बल कितना हुआ, 0। देख, इस 4Q के कारण कोई बल नहीं, 3Q के कारण कोई बल नहीं। अब और बढ़ते हैं आगे बेटा, और सोचते हैं अपन, है ना। अब सोचो -2Q का करेगा, इसको बेटा खींचेगा, और ये -2Q भी अपनी तरफ खींचेगा, और क्योंकि विपरीत दिशाओं में दोनों खींच रहे हैं तो परिणामी बल फिर से 0 हो गया। अब बचा 7Q, धन का 7Q और ये ऋण का 7Q। इसके कारण क्या होगा, ऋण वाला 7Q क्या करेगा बेटा, नीचे की तरफ खींचेगा, धन वाला 7Q क्या करेगा बेटा, ये भी धन वाला 7Q इसको धकेलेगा नीचे ही की तरफ। मतलब समझे बेटा, आप देखो इधर ध्यान समझना, देखो फिर से, ये ऋण वाला 7Q इसको खींच रहा है इधर, ठीक है, और बच्चों ये धन वाला 7Q इसको धकेल रहा है, ये भी इधर ही धकेल रहा है, मतलब बल लग रहा है, तो परिणामी बल पक्की बात है बेटा ऐसा नीचे की तरफ आएगा, यानी कि रिजल्ट ये आवेश नीचे की तरफ भागेगा। अब कितना बल लगेगा चलो निकालते हैं अपन। सबसे पहले ये बताओ, ये पूरी लंबाई जो है बेटा, कौन सी लंबाई मैं बताता हूं आपको, देखना इधर, ये जो लंबाई है ये पूरी लंबाई, ये कितनी बोल रहा है 1 सेंटीमीटर, तो ये दूरी कितनी होगी, आधा सेंटीमीटर, और ये दूरी भी कितनी होगी बेटा, आधा सेंटीमीटर। पूरी दूरी 1 थी तो ये हो गई आधा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हाँ बेटा सेंटीमीटर, और ये भी हो गई आधा सेंटीमीटर।
ठीक है, पहले हम निकाल रहे हैं इस 7Q के कारण इस पर लगने वाला बल F1 बराबर क्या होगा, या हाँ अलग अलग निकाल लो बेटा। इस धन 7Q के कारण F1 बल लग रहा है मान लो, और इस माइनस 7Q के कारण F2 लग रहा है, फिर दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, F1 के कारण जो बल लगेगा K Q1 मतलब बेटा Q Q2 7Q बटे R का वर्ग। R मतलब बेटा दूरी, दूरी कितनी है, R है 0.5, लेकिन बेटा सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे दो बेटा, तो ये आ जाएगा कितना 5 गुणित 10 की घात ऋण 3 है ना मीटर। तो यहां रख देते हैं 5 गुणित 10 की घात ऋण 3 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, आर का वर्ग बोलते हैं ना, या एक काम भी कर सकते हैं, इसको ना अपन बाद में वैल्यू रख लेंगे, अभी तो आर का वर्ग लिख लो, पता है तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो F1 कितना आया बेटा 7 बाहर के क्यू का वर्ग बटे आर का वर्ग। अब F2, F1 किसको निकाले अपन ने, इस 7Q के कारण इस Q पर जो बल नीचे की तरफ लगा। अब F2 किसको मान रहे हैं, इस -7Q के कारण जो बल नीचे की तरफ लगेगा। क्या ये भी इतना ही आएगा बेटा, देखते हैं अपन क्या होगा। ये R जितना है ये R भी तो उतना ही है 0.5, तो K Q1 मतलब इसका आवेश Q, Q2 बिना चिन्ह के रखना है बेटा 7Q बटे R का वर्ग मतलब R का वर्ग। तो ये हो गया बेटा F2 बराबर क्या होगा, K 7 बाहर Q स्क्वायर बटे R का वर्ग। तो दोनों तो बराबर बल है बेटा, और दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। थीटा यहां पर कितना ले लोगे, 0, दोनों बराबर दिशा में है यार, एक जनी जिस दिशा में जा रहा है दूसरा बल भी उसी दिशा में, मतलब कि थीटा 0 ले ले। तो ऐसे में बेटा हम जानते हैं F नेट अगर निकालना है तो F1 और F2 को सदिश रूप में अपन जोड़ दें, सीधे मत जोड़ देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या होता है ऐसे में सीधे अब देख बेटा क्या होगा करनी के अंदर F1, हालांकि देखो अगर आपकी मैथ्स अच्छी बेटा तो आपको पता होगा कि अगर 0 होगा तो cos 0 होता है कितना बेटा 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2 F1 F2 cos 0, cos 0 होता है 1, तो यहां से बचेगा क्या बेटा F1 का वर्ग धन F2 का वर्ग धन 2F1 F2, और यहां पर cos 0 की जगह हमने रखा 1, तो ये कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा कुछ सर्वसमीका बन रही है F1 धन F2 पूरे का वर्ग, वर्ग से बेटा करनी गई, क्या बचा F1 धन F2, तो मतलब इसको हम सीधे सीधे भी जोड़ देते तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन क्यों, क्योंकि cos 0 है, अगर cos 0 की जगह कुछ और होता और सीधे जोड़ देते ना गेम हो जाता। तो यहां पर F1 कितना है बेटा 7 के क्यू का वर्ग बटे आर का वर्ग, 7 के क्यू का वर्ग बटे आर का वर्ग। तो बेटा 7 और 7 हो गया 14 के क्यू का वर्ग बटे आर का वर्ग। अब मान रख दो आप 14 गुणित के का मान कितना है 9 गुणित 10 की घात 9 वायु में है ना, क्यू का वर्ग, क्यू मतलब आवेश बेटा दिया था 2 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम को कूलाम में रखेंगे बेटा 2 गुणित 10 की घात ऋण 6 बटे आर कितना था 0.5 मीटर, सॉरी बेटा सेंटीमीटर, या 5 गुणित 10 की घात ऋण 3 मीटर का वर्ग। अब बेटा गणित आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, कैंसिल वैंसिल कर लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। 14 दूनी हो गया 28, 14 दूनी 28 होगा, और बेटा गुणा करेंगे 9 से अपन है ना, 14 दूनी 28 और गुणित 9 करो तो 9 8 72 बच गए 7, 9 दूनी 18 और 7 25, और गुणित 10 की घात कितनी हो गई 9 में से 6 गया 3 बटे 5 का वर्ग 25, 10 की घात ऋण 6 हो जाएगी ये 25 धाम 250, ठीक है बेटा, और बच गए 2 तो भाग फिर नहीं जाएगा तो 0, 200 हो गया 25 अट्ठे 200 गुणित 10 की घात 9, ये आ गया क्या न्यूटन, इतना बल लगेगा। ठीक है बेटा, चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1.008 गुणित 10 की घात 10 न्यूटन, या बेटा सिंपल 1.008 को 1 लिख दो तो सीधे लिख सकते हो 10 की घात 10 न्यूटन। तो इस तरीके के प्रश्न अगर आते हैं तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर ये बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हम कवर कर रहे हैं, अगला सवाल करते हैं। एक और बहुत अच्छा सवाल है बेटा, पूछा जा रहा है कि ये धनक्यू आवेश संतुलन में है या नहीं, बताएंगे बेटा, सोच के देखो। आप तो पहले
ये सोचो कि संतुलन में है या नहीं, कैसे बताते हैं। अगर इस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य है तो संतुलन में है, अगर परिणामी बल शून्य नहीं है तो संतुलन में नहीं है। अब सोच बेटा, ये दिया है आपको, देखो कुछ कुछ चीजें जो दी है मैं एक बार डायग्राम में दिखा रहा हूं आपको। आपको पहली बात तो बेटा बोल रहा है कि ये दिए हैं कि भैया a0 इसके जो कोऑर्डिनेट हैं यानी कि बेटा निर्देशांक हैं कितने हैं, a0 मतलब इससे इसकी x अक्ष में दूरी कितनी है a, और y अक्ष में 0 मतलब x अक्ष के ऊपर a दूरी पर ये बिंदु है, ठीक है, ये आवेश है। यहां पर ये भी कितनी दूरी पर है बेटा, उतनी दूरी पर है सर, उतनी ही दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बेटा, a दूरी पर। भले इस तरफ है तो माइनस a लगा है लेकिन दूरी तो a है, परिणाम तो a ही होगा, है ना। अब सोच के देखो, बराबर दूरी पर बराबर आवेश है ना, बल क्या लगेगा। सोच के देखो, इस धन क्यू के कारण इस धन क्यू पर आवेश इस तरफ, अच्छा ये धन क्यू आवेश बीच में रखा है, सवाल को समझो आप, छोटा क्यू आवेश बीच में रखा है, इसका द्रव्यमान m है, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है बेटा। तो ये क्या होगा, ये बेटा ये इस तरफ लगाएगा बल, ठीक है, और ये धन क्यू इस धन क्यू पर बल लगाएगा इस तरफ। तो हम ये तो समझ गए बेटा, क्योंकि ये धन क्यू और धन क्यू बराबर है और इस बीच वाले आवेश से दोनों की दूरी भी बराबर है, इसलिए इस पर लगने वाले दोनों के कारण बल भी बराबर होंगे और परिणामी बल शून्य होगा। तो क्योंकि चूंकि प्लस क्यू धन क्यू पर परिणामी बल कितना है बच्चों, शून्य है, शून्य है, अतः यह संतुलन में है। अब स्थायी संतुलन या अस्थायी संतुलन ये और हमें देखना है बेटा, ठीक है, देख लेंगे अपन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखना। क्या करते हैं, संतुलन को देखने के लिए इसको उठा के आप थोड़ी सी दूर ले जाओ। सोच के देखो बेटा, इस धन को उठा के मैंने थोड़ी सी दूर ले गया, यहां पर अलग से मैं एक छोटा सा चित्र बना के बेटा आपको बता रहा हूं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। देखिए, ये बीच में है धन का क्यू आवेश, धन का क्यू, और इसके a दूरी पर एक धन क्यू रखा हुआ है जो कि a दूरी पर है, और यहां से भी a दूरी पर धन का क्यू रखा हुआ है, ऐसा बोल रहा है ये। अब मैंने क्या किया भाई साहब, मैंने इस क्यू आवेश को उठा के थोड़ा सा इस तरफ ले गया। अगर ये अपनी जगह में वापस आ जाए, मैंने इसको क्या है उठा के बेटा यहां पर ले गया क्यू को, अगर ये वापस आ जाए तो समझ जाना स्थायी संतुलन, और वापस ना आए बेटा भागते ही जाए तो अस्थायी संतुलन। ध्यान से देखो, अभी क्या होगा, ये जब इधर आया तो होगा क्या बेटा, बल के बारे में सोचो आप, जैसे इसको उठा के इधर लाए तो इसके करीब आ गया, तो इसके कारण जो प्रतिकर्षण है वो ज्यादा है, इससे दूर चला गया तो इसके कारण प्रतिकर्षण कम है। मतलब सोच बेटा कि जब ये दोनों के बीचों बीच था तो बल बराबर लग रहे थे, लेकिन जिसकी तरफ ले गया उसके कारण प्रतिकर्षण धक्का ज्यादा लगा, मतलब कि ये इसको ज्यादा ताकत से इधर फेंकेगा तो ये अपनी तरफ वापस आएगा, मतलब बेटा अपनी स्थिति में वापस आएगा और वहां आके रुक जाए। क्यों रुक जाएगा सर, क्योंकि वहां आने पर दोनों बल फिर से बराबर हो जाएंगे, तो वहां रुक जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं बेटा कि एक्स अक्ष के सापेक्ष, ये एक्स अक्ष है आपकी, एक्स अक्ष के सापेक्ष यह स्थायी संतुलन में है। कैसे संतुलन में है बेटा, स्थायी संतुलन में है, संतुलन में है। अब y के सापेक्ष देखें क्या, y के सापेक्ष भी देखेंगे। इसको बेटा एक काम करो, आप इसको उठाओ, किसको उठाना है भाई, इस आवेश को यहां से उठा के y अक्ष के सापेक्ष कुछ दूरी पर ले जाओ। यहां x दूरी पर मैंने इस आवेश को ले गया, किसको बेटा, प्लस q को ले गया उठा के। अब जब मैंने उठा के ले गया x दूरी पर, तो सोचो बलों का क्या होगा। तो देख बेटा, इस प्लस q के कारण बल लगेगा इधर, और इस प्लस q के कारण बल लगेगा इधर, ये तो मानते हो आप। ये बल मान ले बेटा, ये दूरी कितनी हो जाएगी, x दूर लेगा तो ये हो जाएगा कर्णी a का वर्ग धन x का वर्ग, भाई पाइथागोरस लगा दिए ना, और ये भी कितना हो जाएगा, कर्णी a का वर्ग धन x का वर्ग। देखो इधर ध्यान से चित्र को समझो, ये है a और ये है x, लंब है x, आधार है a, तो बेटा ये क्या हो गया,
करनी a का वर्ग धन x का वर्ग, पाइथागोरस से निकाल लिए। तो अभी देखो ये f है बेटा, मान लो ये f1 है और मान के चलो बेटा ये f2 है। हालांकि दूरी बराबर है तो दोनों बल भी बराबर होंगे, इसीलिए क्यों ना मैं इसको f1 f2 ना लिख के f लिख लूं। ठीक है, देखो इसका आवेश धन q, इसका धन q, आवेश बराबर। ये दूरी कितनी है, करनी a का वर्ग धन x का वर्ग। ये दूरी कितनी है, करनी a का वर्ग धन x का वर्ग। दोनों आवेश बराबर, दूरियां बराबर, तो बल भी बराबर होंगे। अब देख बेटा ध्यान से देखो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें मैं आपसे करने जा रहा हूं। अगर ये कोण मान के चलो थीटा रहा तो इसके दो घटक निकाल सकते हो क्या आप? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। एक घटक होगा बेटा इसका f साइन थीटा, और जबकि ऊर्ध्वाधर घटक यहां पर क्या आएगा, f कॉस थीटा। दो घटक आए बेटा, ये आएगा f कॉस थीटा, जबकि बच्चों ये क्या आएगा, f साइन थीटा। ठीक है ना। ऐसे ही आपने क्या करना है कि इसका अगर ये कोण भी थीटा है, कौन सा कोण बेटा, ये वाला कोण अगर तेरा थीटा है तो इस f के भी दो घटक आ जाएंगे। एक आएगा इस तरफ, एक किस तरफ आएगा बच्चों, एक आएगा इस तरफ f साइन थीटा, और एक आएगा ऊपर की तरफ f कॉस थीटा। मतलब ऊपर की तरफ हो जाएगा 2f कॉस थीटा, और ये f साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण बेटा कैंसिल। मतलब y अक्ष में ऊपर की तरफ 2f cos थीटा लगा, जैसे ही मैंने इसको उठा के बेटा y में ऊपर की तरफ ले गया, ऊपर की तरफ बल लगने लगा, मतलब ये ऊपर भाग नहीं लगा, लौट के ही नहीं आया भाई साहब। सुनो फिर से, देखो इधर, जब मैंने इसको y अक्ष में उठा के ले गया तो नेट बल ऊपर की तरफ लगा, ये आवेश को मैंने कुछ दूरी पर ले गया तो 2f cos थीटा ऊपर की तरफ लगा, मतलब कि और ऊपर जाएगा बेटा। अब ये लौट के वापस नहीं आएगा, मतलब y अक्ष के सापेक्ष ये अस्थाई संतुलन में है, वापस नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है बेटा कि y अक्ष के सापेक्ष यह आवेश कैसा है बच्चों, अस्थाई संतुलन में है, संतुलन में। ठीक है, तो ये इस तरह के सवाल आपसे बनना चाहिए। फिर एक आखिरी सवाल करेंगे अब हम, माइनस क्यू आवेश संतुलन में है या नहीं, एक्स वाई दोनों के सापेक्ष निकालना है बेटा। ये धन का क्यू है, ये धन का क्यू, और ये ऋण का क्यू। अब आपको सोचना है, ये आपके लिए मैं रखा हूं क्या, होमवर्क। आपको ये होमवर्क करना है बेटा, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के ये करा दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में, और चैप्टर के आगे के पार्ट में अब कंटिन्यू करेंगे।